आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीर यच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले तमाम दर्शकों का और ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इस सेगमेंट का टाइटल है, शीर्षक है, हमें कुछ कहना है। हमें कुछ कहना है। तो दोस्तों, हमें कुछ कहना है इस सेगमेंट में आज कुछ बातों को हम उजागर करने जा रहे हैं और आज बड़े महत्वपूर्ण बात पर हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। दोस्तों, पूरे भारत देश में एक ही विषय पर चर्चा चल रही है। क्या सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की या सुशांत राजपूत को आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया या सुशांत राजपूत की हत्या की गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। इस विषय पर भारत के तमाम टीवी चैनलों पर चर्चा चल रही है, इस पे बयान आ रहे हैं और भारत के तमाम समाचार पत्रों में भी इसी विषय पर खबरें छप रही है और सोशल मीडिया में भी इसी विषय पर चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया में युवा पीढ़ी और लोग अपना ओपिनियन, अपना मत जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ कहना है इस सेगमेंट में अपनी बातें कहने के पूर्व हम अपनी विशेषता और अपनी खासियत बयान करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी अपनी खासियत और विशेषता क्या है? हम किसी के आदेश के मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया कभी व्यक्त नहीं करते और किसी मामले के समर्थन में या किसी मामले के विरोध में बयान नहीं देते। फेसबुक और व्हाट्सएप में जो युवा पीढ़ी का जो ट्रेंड चलता है और जो अपने मत व्यक्त करते हैं, उस फेसबुक और व्हाट्सएप के ट्रेंड को देखकर हम अपना मत बनाते नहीं और हम अपनी प्रतिक्रिया देते नहीं। टीवी न्यूज चैनल में बार बार प्रसारित की जाने वाली खबरों के आधार पर या समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते और उसके आधार पर किसी बात का समर्थन या किसी बात का विरोध नहीं करते। हम किसी से कोई रिश्वत लेकर किसी के पक्ष में या उसके कहने पर उसके विरोधी के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते। जानबूझकर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को
बेवजह नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई बयान कभी नहीं देते। झुंड के परसेप्शन के आधार पर हम अपना ओपिनियन मत कभी नहीं बनाते। हम खुद उस घटना का अभ्यास करके निष्कर्ष के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बयान करते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को हमारी प्रतिक्रिया हजम होगी या नहीं होगी, इन बातों की परवाह हम कभी नहीं करते। हम घटना के आधार पे और सच्चाई के आधार पे हमें जो लगता है वही बात हम निष्पक्ष तरीके से कहते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए या किसी का फेवर प्राप्त करने के लिए कभी भी अपना बयान नहीं देते। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, इनका मामला जो चर्चा में है, उस विषय पर हम आज एडवोकेट सुधीर एच तायडे अपनी बात रखना चाहते हैं। आज़ादी है, प्रजातंत्र है, मुझे जो लगता है वो सबने मान्य करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर युवा, हर व्यक्ति, हर पत्रकार, हर नागरिक, हर अधिवक्ता, हर मीडिया कर्मी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकता है और वह उसका अधिकार है। उस बात को समर्थन देना और या उस बात का खंडन करना भी हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है। हम फेसबुक में एक्टिव है, व्हाट्सएप में हमारे बहुत सारे ग्रुप्स है। तो हाल ही में ही हम देख रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर युवा पीढ़ी के नौजवान सुशांत सिंह राजपूत को चर्सी कह रहे हैं, नशेड़ी कह रहे हैं। तो इस बात का हम एडवोकेट सुधीर तायडे पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि यदि हम सुशांत सिंह राजपूत के पढ़ाई के दिनों में उनके जीवन को देखते हैं, कॉलेज के पढ़ाई के दिनों में उनका जीवन देखते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट वो था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहा था और उसके पूरे कॉलेज के जीवन में उनको कभी भी कोई नशा की या ड्रग्स की उनको आदत नहीं थी। उसके बाद में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद जब वो फिल्म में अभिनेता के रूप में जब काम करने लगे, तभी भी 2019 तक 2019 तक उन्हें किसी प्रकार की ड्रग्स की कोई आदत नहीं थी और वो कोई भी पार्टी में या आइए दूसरी बात के तरफ में मुड़ते हैं। बात करते हैं हिंदी फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर यह बेहतरीन अदाकार है और हिंदी फिल्मों में
उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अंकुश, प्रतिघात, प्रहार, परिंदा, तिरंगा और क्रांतिवीर, ये उनके जीवन की बहुत ही बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं, जिनके इन फिल्मों में जिनके एक्टिंग को पूरे भारत देश के दर्शकों ने सराहा है। हम भी नाना पाटेकर के व्यक्तित्व के और उनके एक्टिंग के बहुत बड़े फैन रहे हैं और उनके एक्टिंग के अभी भी हम फैन हैं। और नाना पाटेकर को अपने बेबाकी के लिए पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे भारत देश में जाना जाता है। और फिल्म अभिनेता के साथ साथ वो एक बड़े मशहूर समाज सेवक है। महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन आत्महत्या को रोकने के लिए नाना पाटेकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछली बार मुंबई में जो बिहार के जो छोटे व्यवसायी है, जो फुटपाथ पर अपना ठेला लगाते थे, कोई व्यवसाय करते थे, तो उनके साथ जब नाइंसाफी हुई, तो मराठी भाषी होने के बावजूद भी नाना पाटेकर उन बिहारी फुटपाथ व्यवसाय के समर्थन में आगे आए और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का एक होनहार 32 साल का एक युवा अभिनेता, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, और बहुत से लोग कहते हैं बड़ा खुश मिजाज था, उसका करियर बुलंदियों को छू रहा था, बड़े ऊंचाई पे था, हंसमुख था, उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। और ऐसे स्थिति में उसने आत्महत्या क्यों की? यह आत्महत्या है या हत्या है, या किसी ने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया है? तो नाना पाटेकर एक फिल्मी जगत का हिस्सा है। हर बार वो जुल्म के खिलाफ आगे आते हैं और बेबाकी से अपना बयान देते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नाना पाटेकर क्यों खामोश है, और नाना पाटेकर ने इस बार क्यों चुप्पी साध रखी है? ये हमारा आज नाना पाटेकर को सवाल है। तो रिया चक्रवर्ती के उनका जो आचरण है, उसमें से उनके मोटिव नजर आ रहा है। या तो जो उनके सुशांत जब फिल्म जगत में अभिनेता के रूप में जब काम कर रहे थे, तो उनका परफॉर्मेंस दिन में दिन बढ़ रहा था और वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस फिल्म में दे रहे थे। उनका भारत देश में एक अच्छे अभिनेता के रूप में उन्हें पहचान प्राप्त हुई थी और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो यदि हम सुशांत के जीवन को देखते हैं, उनके पढ़ाई के छात्र काल का हम अगर अध्ययन करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो काम देखते हैं, तो कभी भी उनको ड्रग्स का सेवन करते किसी ने नहीं देखा और ना उन्हें ड्रग्स लेने की आदत थी। लेकिन उनके जीवन में लिव इन रिलेशनशिप के तहत में जो एक फिल्मी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जब उनके जीवन में आई, और शायद उसका ये मोटिव था, उसे किसी गलत
गलत चीज को उसे अंजाम देना था, या ये जो सुशांत है इसको फिल्म इंडस्ट्री में से इसको आउट करना था। आउट का मतलब, यदि किसी व्यक्ति को अगर हम नशा की या ड्रग्स की आदत लगा देते हैं तो उसका मेंटल जो सोचने की ताकत वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसके शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और उसकी जो एक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है और वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तो शायद उसका ये इंटेंशन था कि इसको अगर ड्रग्स की आदत लग जाएगी तो ये 6 महीना या 1 साल तक ये मानसिक रूप से बीमार होगा। और बाद में सुशांत के बारे में वो चाहती थी कि सारे फिल्म इंडस्ट्री में ये मनोरुग्ण है और ये इसका साइकिट्रिस्ट के पास में इलाज चल रहा है, ताकि वो उसने जो फिल्म के प्रोफेशन में उसने जो नाम कमाया था उस नाम को बदनाम करने के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री में जब निर्माता और दिग्दर्शक ये सोचेंगे कि इसको नशे की आदत लग चुकी है, इसकी एक्टिविटी खत्म है, इसकी सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है और ये मानसिक रूप से बीमार है, अभी ये कोई भी फिल्म में अभिनय कोई रोल करने के लिए अभी ये लायक नहीं है, और इसलिए धीरे धीरे निर्माता और दिग्दर्शक उसको फिल्म में नहीं लेंगे और उसका जो फिल्मी करियर है वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और एक होनहार जो सितारा है जिसने अपने काबिलियत के बलबूते पर आसमान को छुआ है, वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर गांव में कस्बे में जाकर खेती करेगा और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देगा, ऐसा भी उसका पहला इंटेंशन हो सकता। यदि हम रिया चक्रवर्ती का व्यक्तित्व का अभ्यास करते हैं और सीबीआई के हाथ में, ईडी के हाथ में जो सबूत लगे हैं उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर 3 मोटिव रिया चक्रवर्ती के हमें नज़र आते हैं, क्योंकि वो लगातार सुशांत हिट फिल्में दे रहा था, तो हर क्षेत्र के अंदर में प्रोफेशनल राइवल्स होते हैं, बिजनेस राइवल्स होते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा इस क्षेत्र में मेरा ही नाम चले, और ऐसा कोई उनका फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रोफेशनल राइवल हो सकता है जिसके कहने पर उनका प्लान नंबर ये हो सकता है कि इसको ड्रग्स की आदत लगाई जाए, ये रात दिन ड्रग्स पीता रहे, ये 2-2, 3-3 दिन तक अपने बेडरूम में सोता रहे, ये चलने फिरने में दिक्कत महसूस करे कोई भी, और ये नशा करता है, ये ड्रग एडिक्ट है, इस बात को पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैलाया जाए ताकि कोई भी निर्माता, कोई भी निर्देशक इस तक ना पहुंचे और इसका फिल्मी करियर खत्म हो जाए। ये पहला मोटिव रिया चक्रवर्ती का नजर आता है। रिया चक्रवर्ती का दूसरा मोटिव क्या हो सकता है? तो सुशांत के पास उसने फिल्मों में काम कर रकम जमा की थी, बड़ी रकम 15 करोड़ के लगभग। तो दूसरा मोटिव रिया चक्रवर्ती का ये हो सकता है कि उससे फ्रेंडशिप करके उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर उसका विश्वास हासिल करके उसके अकाउंट में जो 15 करोड़ रुपए है उस रुपए को निकालना, उस रुपये से अपने नाम पे या पिता के नाम पे या अपने रिश्तेदार के नाम पे
कोई अनजान रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना और कहीं पर बार बार पार्टीज का इंतजाम करना और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो रुपया है इसको पूरा खर्चा कर देना ताकि सुशांत सिंह राजपूत आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो जाए। और जब सुशांत के पास में पैसा ही नहीं बचेगा और उसको मानसिक रूप से बीमार है, ये सारी बात फिल्म इंडस्ट्री में फैलाकर यदि कोई निर्माता और कोई निर्देशक उसको काम नहीं देगा तो अपने आप सुशांत में डिप्रेशन आ सकता है। ये प्लान नंबर 2 रिया चक्रवर्ती का ये प्लान नंबर 2 हो सकता है। उसके बाद में उनका मोटिव नंबर 3 कि पैसा नहीं रहेगा और काम नहीं रहेगा तो ये आदमी अपने आप को नाकाम समझेगा, बहुत हेल्पलेस समझेगा और अपने आप खुदकुशी सुसाइड कर लेगा तो अपने आप सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उनका पहला प्लान था कि ये व्यक्ति अपने आप इसको फिल्म में काम ना मिले या ये फिल्म में काम ना करे, हमेशा बीमार रहे, हमेशा ड्रग्स की इसको आदत लग जाए या तो ये फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के हमेशा के लिए गांव कस्बों में जाकर वहां बसे ताकि किसी भी प्रोफेशनल राइवल को इसके एक्टिंग से किसी प्रकार का खतरा ना हो। प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2, या इसका सारा रुपया खर्च कर दो और इसको फिल्म में ये मानसिक बीमार है इसलिए इसको कोई काम ना मिले, इसको डिप्रेशन आ जाए ताकि ये सुसाइड कर ले, अपने जीवन को ख़त्म कर ले। ये प्लान नंबर 2। तो इस प्रकार की साजिश रिया चक्रवर्ती ने रची होगी, ऐसा हमारा एक अनुमान है। उसके बाद में अभी लोग उन्हें चर्सी कह रहे हैं, नशेड़ी कह रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी नौकर के साथ में, अपने दोस्त के साथ में या किसी महिला के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और वो शख्स उसका विश्वास हासिल कर लेता है, वही व्यक्ति उसे पानी देता है, वही व्यक्ति उसे चाय देता है, वही व्यक्ति उसे दवा देता है, वही व्यक्ति उसे भोजन देता है, तो जिस व्यक्ति पर विश्वास है ऐसा विश्वास पात्र शख्स अगर सुशांत को उसके इच्छा के विरुद्ध उसे जानकारी ना देकर और उसके पानी में कोई ड्रग्स मिलाता है और वो पानी पिलाता है, उसके चाय में कोई ड्रग्स का लिक्विड मिलाकर उसको चाय पिलाता है और उसे ड्रग्स की आदत लगा देता है, तो क्या इसके लिए हम सुशांत को दोषी मान सकते हैं? सुशांत को चर्सी कह सकते हैं या सुशांत को नशेड़ी कह सकते हैं? तो हम सुशांत राजपूत को बिल्कुल चर्सी नहीं मानते और उन्हें नशेड़ी नहीं मानते, क्योंकि अपने प्लान के तहत सुशांत का फिल्मी करियर मिटाने के लिए, सुशांत का वजूद ख़त्म करने के लिए और सुशांत को मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार करने के लिए उसके इच्छा के विरुद्ध रिया चक्रवर्ती ने 2 वर्षों से लगातार उसे चाय के माध्यम से, पानी के माध्यम से वो उसे ड्रग्स दे रही थी और उस ड्रग्स की आदत सुशांत को लग गई थी
और वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट रहे थे। उनकी सोचने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उनके पूरे दिमाग के ऊपर में रिया चक्रवर्ती ने नियंत्रण कर लिया था। तो दोस्तों, आप इस बात को मानिए, सुशांत अब जिंदा नहीं है। कम से कम उनके मौत के बाद में बिना किसी सबूत के आधार पे और उनके पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करने के बिना आप जो ये आरोप लगा रहे हो कि वो चर्सी था, वो नशेड़ी था, इस आरोप बेबुनियाद है और इस आरोप का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। दोस्तों, आइए तीसरे मुद्दे के तरफ हम बढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती ने 14 जून 2020 से लेकर 27 जून तक फिर अपनी इंटरव्यू देने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया? रिया ने एक चैनल को क्यों दिया इंटरव्यू? यह हमारा अगला विषय है। जब तक के मामला मुंबई पुलिस के हाथ में था, तब तक के रिया चक्रवर्ती बिल्कुल खामोश थी। इस मामले के बारे में उसने कुछ नहीं बोला और जैसा ही ये मामला ईडी के हाथ में गया और ईडी के बाद ये मामला जब सीबीआई के हाथ में चला गया और सीबीआई ने इस मामले को बड़े तेजी से इसकी छानबीन करना शुरू किया और रिया के गैंग के जितने उनके दोस्त थे, हर एक को ईडी ने सीबीआई ने बुला बुला कर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बिठाकर इस मामले की सारी जानकारी ली। तब रिया को लगा कि अभी इस अपराध का मामला खुल सकता है, सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर सकती है और सारी बातें सीबीआई के नज़र में आ चुकी है। सीबीआई ने लगभग सारे सबूत जुटा लिए हैं और ऐसे स्थिति में मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और इसलिए अपने आपराधिक छवि को निर्दोष, बेकसूर, मासूम साबित करने के लिए रिया ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। कितनी सारी समस्याएं इस देश के अंदर में है। बेरोजगारी की समस्या है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कई अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं पे गैंग रेप हो रहे हैं, कई बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है। लेकिन आज तक किसी भी टीवी चैनल ने ऐसे पीड़ित व्यक्ति की 2 घंटे तक कंटिन्यूअस इंटरव्यू लिया हो। और एक अपराधी को भी अपनी बात कहने का जरूर हक है, लेकिन ये जो इंटरव्यू लिया गया, ये इंटरव्यू क्यों लिया गया? तो ये इंटरव्यू जो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी की भी जांच शुरू है, एनसीबी की भी जांच शुरू है। तो इस जांच को प्रभावित करने के लिए और ये जो इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी है, जो सीनियर ऑफिसर्स है, उनके दिल में वो एक भावना पैदा करना चाहती है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती से
मैं कहना चाहता हूं कि जो जांच एजेंसी होती है, विशेष करके सीबीआई, और उसके बाद में जो न्याय व्यवस्था होती है, तो अपने समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन करने से और मीडिया में मैं बेकसूर हूं इसका लगातार प्रचार प्रसार करने से और अपने समर्थन में लोगों के कमेंट्स देने से, अगर आपने अपराध अगर किया है, संगीन जुर्म अगर किया है, तो उस जुर्म से, उस अपराध से और उस अपराध की सजा से आपको कोई नहीं बचा सकता। और जो जांच एजेंसी है सीबीआई, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो एविडेंस के आधार पे ही इन्वेस्टिगेशन करती है। और न्याय व्यवस्था भी कोई मीडिया में इंटरव्यू के आधार पे अपना जजमेंट नहीं सुनाती है। इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत बड़े 2 उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है। राम रहीम और बहुत बड़े उनका बड़ा साम्राज्य था हरियाणा में, और उनके राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और विदेश में लगभग उनके 5 करोड़ के करीब करीब उनके फॉलोवर्स थे, उनको मानने वाले। और जब उनके खिलाफ जांच शुरू हुई, उनके खिलाफ में पहले अपराध दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया, तो पंजाब और हरियाणा में और राजस्थान में जगह जगह बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, हिंसक आंदोलन हुए। उसमें पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। उसमें उस गोलीबारी में कुछ लोगों की, उनके फॉलोअर्स की मौत भी हो गई। बहुत बड़ा, इतना बड़े पैमाने पर कभी किसी अपराधी के लिए आंदोलन नहीं किया गया होगा। तो बहुत बड़ा आंदोलन, उनके जो भक्त थे बहुत उनके फेवर में बयान दे रहे थे, बड़ा आंदोलन कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, लाठी लेके रास्ते पे आए थे, हिंसक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ये सब होने के बाद में मिलिट्री को भी बुलाया गया। सारे जो आंदोलन करने वाले थे उनके खिलाफ में धाराएं लगा के उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ में मुकदमे दायर हो गए। लेकिन लाखों लोगों ने आंदोलन करने के बाद में भी कि राम रहीम ये बेकसूर है, ये निर्दोष है, इसे साजिश करके फंसाया गया है, इसका न्याय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और अभी राम रहीम को सजा हुई है और अभी वो सारी तमाम जिंदगी अपनी जेल के दीवारों के अंदर में, जेल में सलाखों के पीछे बिता रहे हैं। तो जिसके 5 करोड़ फॉलोअर्स थे और जिसके लिए लाखों लोगों ने आंदोलन किया, वो आंदोलन भी न्याय व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सके। दूसरा उदाहरण है आसाराम बापू का। ये भी इनको भी बड़े जाने माने संत के रूप में पूरे भारत देश में माना जाता था। बड़ा इनका सत्संग चलता था। इनके सत्संग में 25-25 लाख लोग, 25-25 लाख उनके भक्त शरीक होते थे। और उनके खिलाफ में जब आपराधिक मामला दर्ज हुआ तो राम रहीम के तरह इनके भी भक्तों ने पूरा उत्पात मचा दिया। पूरे भारत देश में जगह जगह आंदोलन किए। इतना ही नहीं तो इनके खिलाफ में जो गवाह थे, उन 2 गवाह की हत्या भी हो गई। इतना सब हो जाने के बाद में भी न्याय व्यवस्था ने सबूत के आधार पर आसाराम बापू को सजा सुनाई। तो इसलिए जिस भी टीवी चैनल ने
रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लगाया है। वो इंटरव्यू इसलिए लगाया कि जो समर्थन वाले लोग हैं वो भी टीवी देखे, वो भी ये इंटरव्यू देखे, जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी ये इंटरव्यू देखे और अपने टीवी चैनल का टीआरपी बढ़े, अपने टीवी चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़े। और इस इंटेंशन से जानबूझकर रिया चक्रवर्ती को एक बेकसूर, मासूम, निर्दोष निर्दोष उसकी छवि बनाने के लिए ये इंटरव्यू का इंतजाम किया गया है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इस इंटरव्यू का सीबीआई के जांच में और न्याय प्रणाली में और जांच एजेंसी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी रिया चक्रवर्ती को समझ लेना चाहिए कि एक चैनल को इंटरव्यू देकर और अपनी छवि को मासूम दिखाकर, बेकसूर दिखाकर वो इस गंभीर आपराधिक मामले से बच नहीं सकती। और ये इंटरव्यू देखकर भी भारत की जो आवाम है 135 करोड़ लोग हैं, तो भारत की आबादी 135 करोड़ है और जिन जिन लोगों ने सुशांत राजपूत की रहस्यमय मौत के बारे में सुना है, पढ़ा है, खबरों में सुना है और उनके परिवार की पीड़ा को देखा है, तो चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी राजनीतिक दल से उनका संबंध हो, किसी भी संगठन के हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में है, उसके परिवार के साथ में है। और वो चाहते हैं कि सुशांत की रहस्यमय मौत के लिए जो जो लोग जिम्मेदार हैं उन सबको, उनके खिलाफ में अपराध दर्ज होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस इंटरव्यू से जांच एजेंसी पे किसी भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यह हमारा स्पष्ट मत है। सीबीआई किसी मीडिया ट्रायल के बलबूते पर रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग को सजा नहीं दे सकती, अपराध नहीं दर्ज कर सकती। और सीबीआई किसी मीडिया ट्रायल के आधार पर रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग को दोषी नहीं ठहरा सकती। उसी तरह से सीबीआई किसी रिया चक्रवर्ती के किसी टीवी इंटरव्यू के आधार पे उसे पूरी तरह 100% निर्दोष नहीं मान सकती। सीबीआई की काम करने की अपनी उनकी एक पद्धत है, उनकी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत में वो अपना काम बखूबी कर रही है और भारत के तमाम लोगों को भी सीबीआई पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और सीबीआई इस मामले के जड़ तक जरूर पहुंचेगी, पूरे सबूत इकट्ठा करेगी, सुशांत के रहस्यमय मौत का कारण ढूंढ को निकालेगी और सुशांत के रहस्यमय मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जेल में सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। ये भारत के तमाम लोगों को विश्वास है। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लास्ट एपिसोड में, लास्ट राउंड में है। अभी हम सबको सीबीआई को थोड़ा समय देना चाहिए और निष्कर्ष आने का इंतजार करना चाहिए। सीबीआई को जब पुख्ता सबूत आत्महत्या करने के लिए उकसाया या उसकी हत्या की, इसके बारे में जब भी सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल जाएगा तब रिया के खिलाफ में इंडियन पिनल कोड के तहत में
आत्महत्या करने के लिए उकसाना या हत्या 302 के तहत में मामला दर्ज हो सकता है। और फिर इसके बाद में क्या क्या हो सकता है। मुंबई पुलिस के जिन अधिकारी के पास ये जांच थी और जिन अधिकारियों ने 65 दिनों तक इसमें सही दिशा में काम नहीं किया, सबूत नहीं जुटाए और सबूत मिलने के बाद में भी, सबूत प्राप्त होने के बाद में भी, बयान प्राप्त होने के बाद में भी रिया के खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया और रिया और उनके साथियों को बचाने का प्रयास किया, उन तमाम दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में सीबीआई कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और सुशांत राजपूत का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों ने किया। हम देखते हैं कि किस तारीख को मौत हुई और किस समय में हुई, ये पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मेंशन करना जांच के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय ही दर्ज नहीं किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस फैक्ट्स के आधार पे अपराधी के खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है, उसे सजा हो सकती है, ऐसी बातों का जिक्र जानबूझकर नहीं किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की और अपराधियों को बचाने का जिन 5 डॉक्टरों ने प्रयास किया है, सबूत मिटाना, आपराधिक मामले के सबूत मिटाना या मिटाने का प्रयास करना, इंडियन पिनल कोड 201 के तहत में इन तमाम 5 डॉक्टरों के खिलाफ में मामला दर्ज हो सकता है और सीबीआई उनकी कंप्लेंट इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ में कर सकती है और आपराधिक मामले में शरीक होने के लिए और अपराधी को बचाने का काम करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन 5 डॉक्टरों के उनके जो डॉक्टर के लाइसेंस है वो परमानेंटली उसको कैंसल कर सकती है और रद्द कर सकती है और उन्हें इस तरीके से सजा मिल सकती है। तो दोस्तों, यह हमें कुछ बातें कहना है, इस सेगमेंट में हमने सुशांत राजपूत के जीवन के बारे में आपको जानकारी दी। उसका जीवन कैसा था, उसकी जीवन पद्धति कैसी थी, क्या वो चर्ची था, क्या वो नशेड़ी था, क्या वो आपराधिक मानसिकता का था। तो सारी बातें हमने आपको डिटेल्स में बताई है और यहाँ पर भी अपनी बातें हमने पूरे निष्पक्ष तरीके से आपके सामने बयान की है। तो अभी भारत के तमाम लोगों की इच्छा है कि सुशांत की रहस्यमय मौत कैसे हुई, सुशांत के रहस्यमय मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, सुशांत को नियमित रूप से उसके इच्छा के विरुद्ध ड्रग्स कौन चाय में और पानी में उसको पिला रहा था, सुशांत सिंह को किसने मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार किया, सुशांत के पूरे बैंक अकाउंट में से बड़ी रकम को किसने गबन किया, सुशांत को आत्महत्या करने के लिए किसने उकसाया, अगर वो आत्महत्या नहीं है तो सुशांत के हत्या में कौन कौन लोग लिप्त हो सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी
हमने इस प्रकरण का, इस मामले का अध्ययन करके आपको दी है और सीबीआई के पास में 90% सबूत सीबीआई ने जमा कर लिए है। 10% जो मुख्य सबूत है जिनके आधार पर बड़ा आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, अपराधी को जेल में भेजा जा सकता है, अपराधियों को सजा दी जा सकती है, उस महत्वपूर्ण सबूत को जुटाने की प्रक्रिया में सीबीआई है। भारत के तमाम लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि जब आप कोई प्रतिक्रिया देते हो, कोई कमेंट देते हो और कोई अपना ओपिनियन देते हो, कोई अपना मत व्यक्त करते हो, तो उसके पहले उस बात की पूरी तरह से जानकारी हासिल कीजिए और फिर निष्पक्ष तरीके से अपना बयान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पीड़ित परिवार है, जो 70 से भी ज़्यादा दिनों से अपने बेटा के खोने के गम को झेल रहा है, अपने भाई को खोने के गम को झेल रहा है, उसके परिवार को सीबीआई के माध्यम से जरूर जरूर न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं और यहाँ अपने संवाद को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाजत दीजिए। हम आप सबकी अनुमति लेते हैं। अगली बार हमें कुछ कहना है, इस सेगमेंट में किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।